तो हम शुरू करते हैं अपनी स्लाइड के साथ यहाँ पर। तो पहली वाली स्लाइड में काफी सारी इंफॉर्मेशन है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हमें बेसिकली प्रेशर वेरिएशन देखना है, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशन को मैंने 3 केसेस में यहाँ पे डिवाइड किया है। बेसिकली मैं एक ही फॉर्मूला लिखूंगा, एक फॉर्मूले के अंदर जो है वो हमारा सारे प्रेशर वेरिएशन आ जाएंगे। दैट इज रो जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव से बताऊंगी आप लोग, ठीक। हम एक्सेलरेशन को उल्टे हैं तो बेसिक जी इफेक्ट, ठीक है। डायरेक्शन में जी इफेक्टिव है उसी डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन होता है, ठीक है। अगर हमारा जी इफेक्टिव जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी प्रेशर वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस एक फॉर्मूले के साथ हम इन तीनों केसेस को एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्मूला है जिसमें हमने एक लिक्विड रख दिया है, बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है हमारा सिर्फ ग्रेविटी लग रहा होगा, तो वही हमारा क्या है, जी इफेक्टिव है। तो उसका डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो हमें, जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे तभी प्रेशर में वेरिएशन आएगा, हॉरिजॉन्टल जाने पर कोई भी प्रेशर में वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो टॉप सरफेस है वो हमारा हॉरिजॉन्टल रहता है, जहां पर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जो भी जी इफेक्टिव का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमारी टॉप सरफेस रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जी इफेक्टिव यानी कि जी नीचे की तरफ ही है, तो हमारा टॉप सरफेस कैसे रहने वाला है, इसके परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल रहने वाला है, ठीक है। अगर रो, तो अगर हमें हल्का सा प्रेशर वेरिएशन लेना है हल्का सी एलिमेंटल लेंथ के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, रो जी डी वाई लिखेंगे, ठीक है। अगर रो जी कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, रो जी बाहर आ जाएगा, तो हमारा डी वाई जो है वो डेल्टा वाई बन जाएगा। अगर किसी केस में, इन केस जो है रो और जी में से कोई एक वेरिएबल हो तो फिर हम यहाँ पर उसको एक्सप्रेशन लिखेंगे उसका और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे अवेयर होंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा केस है। हम सेकंड वाले केस में आते हैं। अगर हमारा फ्लूइड जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये जी इफेक्टिव बन जाएगा। तो एक तो ये ए आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जी होगा, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या बनेगा, जी इफेक्टिव बनेगा। तो ऐसा हमारा जो है वो इनका रिजल्टेंट आएगा, जी इफेक्टिव, ठीक है। तो हमारा जो टॉप सरफेस रहेगा वो इसके परपेंडिकुलर रहने वाला है ना, यानी कि ऐसा रहने वाला है। तो अगर कोई हमसे ये एंगल पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये एंगल कौन सा, ये वाला एंगल है ना। तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहां से हम देखेंगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल विच इज ए एंड वर्टिकल विच इज जी। तो टेन थीटा हमारे यहां से कितना हो जाएगा, ए बाय जी बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटी के बेसिकली 2 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। एक हो गया हमारा ये वाला इस तरह से, ठीक है, और एक हो गया हमारा ये वाला। तो जब हम हॉरिजॉन्टल में मूव करेंगे तो भी प्रेशर में वेरिएशन आएगा, और वर्टिकल में मूव करेंगे तो भी प्रेशर में वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, जब हॉरिजॉन्टल में अगर डीएक्स मूव करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट हमारा जो है वो प्रेशर वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो कितना आएगा, रो ए डीएक्स आएगा। अगर हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ग्रेविटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रो जी डी वाई आएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, हम हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे हैं तब भी आएगा, वर्टिकल में मूव करेंगे तब भी आएगा, ठीक है। अगर हमें नेट इफेक्ट निकालना हो तो वो दोनों की कॉम्बिनेशन से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया जहां पर हमने फ्लूइड को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया। अब आते हैं अपने थर्ड केस में जहां पर हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग फ्लूइड की, ठीक है। अब रोटेटिंग फ्लूइड को जैसे मैंने बात किया, अगर कोई भी फ्लूइड जो है वो रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन के अंदर जाएगा, तो वहां पर हमारा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है। कैसा रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा, रेडियली इनवर्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर हम उसको ग्रेविटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, विच इज ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल में अगर मूव करेंगे, जब भी हम जो है जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में मूव करते हैं हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है, और उसके ऑपोजिट में मूव करेंगे तो प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैं ये वाला केस लूं, इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर, तो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इनवर्ड होगा, तो हमारा जो इफेक्टिव ग्रेविटी है एक्सेलरेशन के कोरस्पॉन्डिंग वो हमारा आउटवर्ड बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारा आउटवर्ड बनेगा तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाने में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब कितना प्रेशर बढ़ेगा वो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम डी अगर हम मूव करेंगे तो रो हमारा जो है वो डेंसिटी हो गया, और हमारा जो एक्सेलरेशन है विच इज ओमेगा स्क्वायर आर, और हम एलिमेंटल डीआर मूव किए तो हमने डीआर उसको आगे मूव कर दिया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर आर डीआर कंडीशन कितना होगा, आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर के लास्ट लिमिट तक, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर प्रेशर जो है वो एंड पॉइंट पर सेंटर के मुकाबले ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर हमारा प्रेशर जो एंड के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही प्रेशर जो है वो वहां पर ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा रेडियस जो है वो ज्यादा है, इसलिए प्रेशर क्या है यहाँ पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट डिफरेंस भी हमारा जो है वो अलग रहने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कई बार कि इन दोनों को हमें रिलेट करना होता है। यहां से भी अपन प्रेशर को निकालते हैं, जैसे पी नोट प्लस में रो जी H1 होगा, और यहां से भी निकालते हैं पी नोट प्लस में
यहाँ पर रो GH2 होगा, ठीक है। और साथ में हम यहाँ से भी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस लेट से ये हमारी 2r है, ये r है, तो यहाँ पर हमारा जो है 4 टाइम्स ज्यादा प्रेशर होगा। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हमसे हाइट का डिफरेंस वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर घूमता है तो इतना प्रेशर वेरिएशन जो है वो आने वाला है, और इसका यूज करके अपने को हाइट को भी रिलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्लाइड है, मैंने सारे प्रेशर के जो वेरिएशन है वो पॉसिबल वेरिएशन ले लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब हमारा जो यू शेप की जो ट्यूब होती है उसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन आए थे, और बच्चों को मैंने देखा कि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, उसी वाली गलती को पॉइंट आउट करता है मैंने ये सवाल ले रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहले एक मरकरी रखा हुआ है, जो ये रेड वाला जो लिक्विड है ये मरकरी है, ठीक है। आपने फिर इसके अंदर 13.6 सेंटीमीटर का वाटर पोर कर दिया, ठीक है। तो पूछा है कि मरकरी कितना राइज करेगा। तो अक्सर जो बच्चे हैं वो ये वाला डायग्राम बनाते हैं, जो जिससे आंसर हमारा गलत आएगा, ठीक है। अगर आपने ये वाला डायग्राम बना दिया आंसर गलत आएगा। हुआ क्या है, आपने 13.6 सेंटीमीटर का पानी डाला और आपने बोला मरकरी एक्स राइज कर गया। अगर मरकरी एक्स राइज करेगा तो यहां से मरकरी एक्स फॉल भी करेगा। लेकिन अगर आपने इस केस को जो है वो लिख करके इस डायग्राम के लिए आपने सोल्व कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, गलत आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो डायग्राम का गलत है मैं इसको बड़े बड़े काट देता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मरकरी एक्स राइज की है तो आपको यहां से मरकरी को एक्स फॉल भी करवाना है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। करना कुछ भी नहीं है आपको, इस पाइप से घुसो और इस पाइप से निकल जाओ, ठीक है। तो यहां से अगर घुसेंगे तो पी नोट हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा रो ऑफ वाटर N2 में G, और ये लेंथ कितनी है 13.6 सेंटीमीटर, ठीक है। जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे मरकरी में, हम जानते हैं स्टैटिक लिक्विड के अंदर सेम लिक्विड में सेम वर्टिकल लेवल पर हमारा प्रेशर जो है वो सेम रहने वाला है। तो जैसे यहां से जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जंप करेंगे क्योंकि सेम लिक्विड में सेम ये हमारा लेवल हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे बच्चों, x ये और x ये, तो हम जाएंगे 2x ऊपर। तो ऊपर जाने पे माइनस लिख देंगे, विच इज रो ऑफ, यहाँ पर रेड लिक्विड है तो मरकरी इनटू में कितना हो जाएगा, G इनटू में 2x। वापिस कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रेशर P नोट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू कैन इजिली सॉल्व इट। रो ऑफ डाटा भी अच्छा दिया है जो कि 13 सेंटीमीटर ही होगा, मरकरी का भी ऑलमोस्ट 13 सेंटीमीटर मान करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है बच्चों, जब मरकरी को एक्स राइज करते हो तो यहां से एक्स फोल कराना मत भूल जाना। अगर ये एक्स फोल कराना भूल गए तो डायग्राम गलत और फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इस यू शेप में इसी वाली बात पे आपको बेसिक ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप यू शेप में जो है वो गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ गया बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर हमारा किस काम आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का काम आता है। हम करते क्या है, एक लेंथ लेते हैं, एक जो है ये हमारा यू शेप का हमने जो है ये एक टेस्ट ट्यूब आप बोल सकते हो इसको, आपने लिया और आप इसके अंदर मरकरी को फिल कर देते हो, ठीक है। मरकरी को फिल करके आप उसको इन्वर्ट करते हो, तो मरकरी अगर उसमें 76 सेंटीमीटर से ज्यादा आपने फिल कर रखा है तो जाहिर सी बात है वो नीचे आ जाती है। नीचे आने से यहाँ पे क्या बनता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और हम जानते हैं यहाँ पर कि यहां पर और यहां पर जो है दोनों जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होने वाला है। P1 और P2 आपके दोनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है। आपको अच्छे से इसको इन्वर्ट करना है। कैसे इन्वर्ट करना होता है इसको, पहले इसको पूरा भर लिया ना यहां तक, और ये जो है वो 76 से ग्रेटर होना चाहिए अगर आप नॉर्मल सी लेवल पर जो है वो प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको इन्वर्ट करोगे तो ये नीचे आएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, वैक्यूम। वैक्यूम के कारण यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 प्रेशर के बाद नीचे आओगे, ठीक है। तो ये H हाइट आपको नीचे आना है, जिससे ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है सेम लेवल हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लिक्विड का यहाँ पर, तो हमारा प्रेशर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 0 प्लस में रो GH, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। P1 P2 का बराबर होगा, P1 हमारा एटमॉस्फेरिक है तो P2 भी हमारा कितना होगा, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। यहाँ से हमने हाइट निकाली तो यहाँ से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल करके आ जाएगा। रो जो है मरकरी का 13.6 है, और हमने जाहिर सी बात है अगर हम उसको kg SI में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। G का वैल्यू 9.8, और हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है कि ये 76 सेंटीमीटर जो है वो मरकरी का कॉलम आता है। तो इससे जो हमें प्रेशर मिलता है वो ये वाला प्रेशर मिलता है बच्चों, ठीक है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो इसमें अगर हम लिक्विड कोई और ले लेंगे, जैसे वाटर ले लेंगे, तो हाइट हो सकता है कि 10 मीटर हो जाए। जाहिर सी बात है इतने बड़े बल्कि जो है बैरोमीटर को हम कैरी नहीं कर पाएंगे, तो सबसे डेंस जो लिक्विड हमारा प्रेजेंट है हम उसको लेते हैं, विच इज मरकरी, इसलिए लेंथ सबसे छोटा बनता है, ठीक है। अब इसमें भी वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, खासकर इस वाले पार्ट में वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जहां पर वो यहाँ पर प्रेशर को 0 नहीं रखता है। तो आपको अवेयर रहना है, ये सारी जो 76 सेंटीमीटर की जो हाइट आई है मरकरी कॉलम की, ये तभी आई है जब आपने ऊपर जो है वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको अगली साइड में क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बैरोमीटर रखी हुई है एलिवेटर के अंदर, और उसको हमने ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दिया। जाहिर सी बात है अगर हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराएंगे उसको तो क्या हो जाने वाला है, हमारा इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ जाने वाला है। एक्सेलरेशन को उल्टा करेंगे तो ग्रेविटी बन जाएगी, ठीक है। जी तो हमारा नीचे है ही,
ठीक है, और एक्सेशन को उल्टा किया तो हमारा क्या बन गया, जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, जी प्लस ए। तो अब इसने बोला है कि अभी भी ये 76 सेंटीमीटर ही जो है वो अभी भी रीडिंग दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर आप 76 सेंटीमीटर अब नीचे आओगे तो जी का वैल्यू जी प्लस ए हो चुका है, तो यहां पर जो बॉटम पे जो प्रेशर बनेगा दैट विल बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने यही पूछा है कि एयर प्रेशर जो है लिफ्ट के अंदर क्या होगा, तो वो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा जो है वो आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम सेकंड अगर सवाल देखें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। उसमें आपने क्या बोला कि आपने मरकरी को पूरा नहीं भरा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा अपने लिए। तो उसमें आपने क्या बोला है कि आपने पूरा नहीं भरा उसको, ठीक है। आपने 1 मीटर की ली, ये आपकी जो टेस्ट ट्यूब है आपने 1 मीटर की ली, लेकिन आपने इसको कितना भरा, 76 सेंटीमीटर ही भरा, क्योंकि आपको लगा कि 76 की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा भरने का फायदा तो है नहीं, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ही भरा और इसको इन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आप इसको इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, कुछ जो है वो लिक्विड कॉलम जो है, जैसे आपने 76 इसको इन्वर्ट किया तो यहां पर हमारा जो है वो क्या हो गया, अब वैक्यूम नहीं है, जो यहाँ वाली जो एयर थी वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये एयर हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी, तो यहाँ पर जो एयर ट्रैप हुई है वो भी किस पे हो गई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारी एयर यहाँ पर ट्रैप हो गई है। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर हमारा प्रेशर जो है अब 0 की बजाय एटमॉस्फेरिक हो गया है, तो फिर ये तो लिक्विड लेवल फॉल करेगा, क्योंकि अगर लिक्विड लेवल फॉल नहीं करेगा तो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अक्सर बच्चे इसमें आंसर 0 बोल देते हैं, ठीक है, कि जो है यहाँ पर आंसर, ये आंसर इनकरेक्ट है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है यहाँ पर 0 लगाते हैं। उनको क्या लगता है कि एटमॉस्फेरिक तो ऑलरेडी है ही, तो लिक्विड किसी कॉलम की जरूरत ही नहीं है, लिक्विड पूरा पूरा फॉल कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही लिक्विड कॉलम फॉल करने लगेगा, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करने लग जाएगा, तो हमारा प्रेशर में जो है वो क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। तो प्रेशर जो है जैसे ही लिक्विड नीचे जाने लगेगा तो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं रहेगा, कुछ डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए हमें हल्का सा हाइट तो चाहिएगा, ठीक है, हल्का सा हमें हाइट चाहिएगा, ताकि हम जो है वो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर बराबर कर सकें। बिल्कुल 0 नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल 0 होगा तो फिर यहाँ पर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वाले में आपको ध्यान रखना है कि आंसर जो है फिर हमारा क्या आएगा, कि मरकरी कॉलम का हाइट रहेगा लेकिन 76 से कुछ कम रहेगा, तो ना आंसर इसका 0 आएगा और ना ही इसका आंसर 76 आएगा। ये दो पॉसिबल जो है वो गलत ऑप्शन है, 76 और 0, ठीक है। तो इस वाले बैरोमीटर में और तो कहीं उलझाने का ज्यादा सीन नहीं है, सिर्फ एक ही जगह सीन है कि यहाँ का जो ऊपर वाला प्रेशर है ना उसको वो वेरी कर देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, कई बार ऊपर से फोड़ भी देता है कि ऊपर से आपको तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ोगे तो ऊपर क्या होगा, हमेशा प्रेशर एटमॉस्फेरिक रहेगा, ठीक है। उस वाले केस में आपका हाइट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा अगर एटमॉस्फेरिक होगा फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो वो नीचे आएगा और लेवल आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन वाली बातों को आपको जो है वो अवेयर रहना है थोड़ा सा, कहीं यहाँ पर बैरोमीटर में आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम करते हैं पास्कल लो। पास्कल लो तो मेरे ख्याल से सब सारे बच्चे जो है वो अवेयर ही होंगे मोस्टली, जिन्होंने भी फ्लूइड अगर पढ़ा होगा, ये तो रिवीजन क्लास ही चल रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक एनक्लोज लिक्विड है, ठीक है, कोई भी एनक्लोज लिक्विड में अगर आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वो सारी जगह जो है उतना ही प्रेशर बढ़ जाने वाला है, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पर एक फोर्स लगाया विच इज F1, तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया F1/A1 का, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ाया F1/A1 का, वो प्रेशर यहाँ भी बढ़ गया है, और अगर प्रेशर यहां पर बढ़ गया F1/A1 का, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। वो फोर्स जो है जितना इंक्रीज हुआ है वो कितना हो गया, जो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ है विच इज F1/A1 इनटू में यहाँ का एरिया विच इज नथिंग बट A2। तो अगर आप A2 को बहुत बहुत ज्यादा रखें तो आप एक लो फोर्स के लिए भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक हाई फोर्स को ऑब्टेन कर सकते हो, और आप एक सिंपल फोर्स से भी जो है कार वगैरह को आप लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम जानते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, या हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह, जहां भी हाइड्रोलिक का काम आ जाता है वहां पर इसी वाले फंडे का बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पर लो फोर्स में इनपुट देकर के जो है वो हाई जो है फोर्स में आउटपुट पा सकते हो। कई लोगों को लगता है कि ये कुछ वायलेट कर रहे हैं, मे बी क्योंकि उनको लगता है कि कम इनपुट दे रहे हैं आउटपुट ज्यादा कैसे आ रही है, ठीक है, बट कोई वायलेशन नहीं है। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं इसके अंदर, तो एनर्जी जो है वो सेम है, जितना ये वर्क करेगा उतना यहाँ पर ये वर्क करता है, ठीक है। तो एनर्जी के पॉइंट से कोई यहाँ पर वायलेशन नहीं है। आप इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे अपन जो सीसा अपना झूला होता है उसमें अगर एक मोटा बच्चा जो है उसको भी एक छोटा बच्चा जो है वो उठा सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ वैसा सीन वहां पर भी होता है कि एक लो जो है छोटा सा जो बच्चा है वो भी एक मोटे बच्चे को उठाएगा, अगर ये लीवर का लेंथ जो है वो काफी ज्यादा होगा। तो काफी हद तक कुछ कुछ सिमिलर चीज यहाँ पर भी है कि हम लो फोर्स में इनपुट दे रहे हैं, बट हम यहाँ पे आउटपुट जो हासिल कर रहे हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान कैसे रखना है इसको, आप ऐसे ध्यान रखना F1/A1 शुड बी इक्वल टू F2/A2, आप इस तरह से इसको जो है वो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपके बड़ी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो रेशियो वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देते हैं। ये जो एग्जांपल है बच्चों, ये जेई मेंस के अंदर आया हुआ एग्जांपल है, ठीक है, रिसेंटली आया 2020-21 में, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोल रखा है कि एक 100 kg के मास को जो है वो आप लिफ्ट कर रहे हो एक
m मास के साथ, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया, डायमीटर जो है वो बढ़ा दिया लार्ज पिस्टन का, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो एरिया कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। और स्मॉलर का जो है वो और डिक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि आपका जो सेम जो है वो मास कितने मास को लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, वही वाला F1A1, तो पहले कितने को लिफ्ट कर रहा था, 100 kg को, तो 100G/A1, और यहाँ पर मास कौन सा था, mg/A2। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, एक नए मास को लिफ्ट करना, उसका वैल्यू हमने मान लिया m, ठीक है। क्योंकि हमने इसका एरिया जो है वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, डायमीटर 4 टाइम्स इंक्रीज किया, तो यहाँ पर लिख दिया 16A1, ठीक है। यहाँ पे हमने एरिया क्या किया है, 4 टाइम्स जो है डायमीटर डिक्रीज कर दिया, तो एरिया हमारा 16 टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जिसके कारण हमारा जो है फॉर्मूला ये बन गया। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट मास का वैल्यू 16, 16 2 56 और इनटू में 100, तो 25600 kg आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पास्कल लॉ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपको भी फंस सकता है, ठीक है। कुछ तो इजी आता ही है, कोई जरूरी नहीं है। सबसे इजीएस्ट मेरे ख्याल से पास्कल लॉ के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर एनर्जी की बात कर ले कि पास्कल लॉ में क्या एनर्जी कंजर्व है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कभी वायलेट नहीं होती, ठीक है। तो ये बच्चों को थोड़ा फील आता है कि लो पे हाई आउटपुट मिल रहा है तो कहीं एनर्जी का तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो वो कभी भी हमारा वायलेट नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हमारा आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, जैसे हम जानते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में आप अगर डुबोगे उसको, तो वो आपको क्या नजर आएगी, आपको हल्की नजर आएगी। तो जाहिर सी बात है एक ऊपर की तरफ फोर्स होना चाहिए, ठीक है। वो फोर्स जो है वो आर्किमिडीज ने बताया कितना होता है, वो होता है रो ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये तो सब अवेयर ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जो भी ये आपने ऑब्जेक्ट डाली है ना, ये जो भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगी वाटर का या किसी भी लिक्विड का, इनटू में जी, ठीक है। हम वॉल्यूम डिस्प्लेस को वॉल्यूम इमर्ज से भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना इमर्ज होगा उतना ही वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर जो है वो बताया है आर्किमिडीज ने कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हो तो इतना आपको बाइंड फोर्स ऊपर की ओर मिलता है, ठीक है। बट ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है आर्किमिडीज को, क्योंकि इसमें बहुत बार देखते हैं हम कि जेई यहाँ पर फंसा लेती है। मैं आपको एक आध एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि ये तो बहुत पुराने आदमी थे आर्किमिडीज, ठीक है। न्यूटन आ गए, अब हम जानते हैं कि किस कारण से जो है वो आपको एक अपवर्ड फोर्स मिलता है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी आपकी एक डेफिनेट शेप की है ना, जैसे सिलेंडर हो गया या इस तरह का हो गया, तो मैं एडवाइस करूंगा आप जो है वो प्रेशर डिफरेंस इनटू में एरिया से अपवर्ड फोर्स निकाले, बाइंड फोर्स रेदर देन आर्किमिडीज से। अगर आपकी बॉडी एक आर्बिट्री शेप की है, फिर तो जाहिर सी बात है अपन प्रेशर से जो है वो फोर्स निकालना अपने लिए संभव नहीं हो पाएगा, वहां पर अपन आर्किमिडीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ केसेस ऐसे जहां पर जेई ने जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अगर आप सोल्व करोगे तो आप फंस जाओगे वहां पे। जेई बहुत बड़ी वाला काम करती है, मैं आपको अलग अलग इसके एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक ये छोटा सा जेई मेंस के हिसाब से कंसेप्ट है। ये क्या कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा बायंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक बोट पहले से तैर रही है, ठीक है। बोट तो पहले भी तैर रही है और बाद में भी तैर रही है। इसने बोला है कि बोट का डायमेंशन दे दिया है, ठीक है। अपन इसको इस तरह से ले लेते हैं, बोट का डायमेंशन दे दिया 3 हो गया है, ठीक है। और ये इसका डेप्थ जो है वो अंदर की तरफ आप 2 मान लीजिए, ठीक है। और ये बोट आपकी फ्लोट कर रही थी, तो एक बंदा इसके ऊपर आया है और बंदे के आने के कारण जो है ये एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर सिंक कर गई है, ठीक है। बोट अभी भी फ्लोट कर रही है, तो पहले वाला जो बाइंड फोर्स है वो किसको कर रहा होगा, बोट की ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा बंदा आ गया, तो इस एक्स्ट्रा वेट के लिए एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स, तो हम यहाँ पे से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स ही हम यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स कितना होगा, रो ऑफ लिक्विड विच इज 1000, एरिया कितना है बोट के बेस का 3 × 2, कितना और डिप कर गई अंदर, विच इज यहाँ पर लिखा होगा हमने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10/100, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स है वो एक्स्ट्रा जो वेट आया उसको बैलेंस करेगी, तो हमने इसको mg से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा m का जो है वैल्यू निकल करके आ जाएगा, जो भी वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, आपको पूरा इनिशियल कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आपको जो है वो सिंपली जो है एक्स्ट्रा बायंसी से आपको उसके वेट को इक्वेट करना है, ठीक है। आंसर देख लेना, कुछ हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर मुझे लग रही है हल्की सी, 1010 काटोगे, ठीक है। तो होपफुली ठीक हो, अगर गलत हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 जी यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, 1 जी यहाँ से कट जाएगा, प्रॉब्ली ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जेई मेंस के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब एडवांस के हिसाब से जैसे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे 2 लिक्विड है, थोड़ा सा ये लिक्विड नीचे वाला डार्क अपने को कम नजर आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक आपके लिए लाइन जो है खींच देता हूं कि ये वाला जो लिक्विड है, कलर तो चलो ज्यादा नहीं वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये एक अलग लिक्विड है यहाँ पर अगर आप देखो तो ना, और ये यहाँ पर एक अलग लिक्विड है। लिक्विड थोड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा है, थोड़ा पीछे आकर के जो है वो अपने को देखना पड़ेगा, खैर एनीवेज। तो ये आपका एक अलग लिक्विड है, ये आपका अलग लिक्विड है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इसकी डेंसिटी कितनी है, काफी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एरिया भी दे रखा है A/5, ठीक है। ये भी जेई मेंस में जो है वो आया सवाल है, जेई मेंस एडवांस जिसमें भी जेई में आया हुआ सवाल है, ठीक है।
तो इसका एरिया दे रखा है A/5 जो कि ज्यादा रेलिवेंट रहेगा नहीं। तो इसको देखो बच्चे दो तरीके से निकालते हैं। एक किस तरीके से निकालते हैं बच्चे कि आर्किमिडीज को लगाते हैं, जैसे उन्होंने बोला, तो वो क्या बोलते हैं कि बायएंड फोर्स जो है इसने इस वाले लिक्विड को भी कुछ डिस्प्लेस किया है और इस वाले को भी डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसका डेंसिटी कितना है बच्चों, D, ठीक है। एरिया A/5 दे रखा है इसका, ठीक है। इनटू में लेंथ कितना है 3L/4, 3L/4 इनटू में G, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर वॉल्यूम जो है इसने जितना भी डिस्प्लेस किया, ठीक है, इस वाले लिक्विड का। सिमिलरली यहां पर भी आप निकाल सकते हो, तो D इनटू में एरिया A/5, ठीक है, इनटू में योर लेंथ कितनी है बच्चों, L/4 इनटू में G, ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या करोगे, इज इक्वल टू आप कर दोगे यहाँ पर इसका वेट, है ना। इसका वेट कितना होगा, इसका डेंसिटी निकालना है तो रो कर दिया, ठीक है, और इसका एरिया तो A/5 ही है, ठीक है, और इनटू में हम क्या लिखेंगे, इसका जो लेंथ है वो L हो गया है इनटू में G, ठीक है। L को मैं ऐसे लिख देता हूं। तो यहां से आप देखोगे A/5 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 तो सारे से कट जाएगा, G भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा डेंसिटी लेंथ भी काट सकते हो, ठीक है। तो डेंसिटी का वैल्यू कितना निकल करके आ गया बच्चों, 3D/4 प्लस में आपका आ गया D/4, ठीक है, 3D/4, और ये डेंसिटी हमने यहाँ पे 2D ली थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। ये डेंसिटी D थी, ये कितनी थी, 2D थी, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, D/2 आ गया। आप इन दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 5D/4, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हो आर्किमिडीज का यूज करते हुए। लेकिन आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप न्यूटन को इस्तेमाल करो। आप बोलोगे यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया मेरा, P1, ठीक है। तो नीचे से एक P1 A/5 का फोर्स आएगा, और यहां पर जो प्रेशर है उसको मैंने बोल दिया P2, वो ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर मैं P2 का वैल्यू लिखूं तो P2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, P1 प्लस यहां पे जाएंगे तो प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज होगा, कितना होगा D, और यहां पर हमारा लेंथ हो गया 3L/4 इनटू में G, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2D, ठीक है, लेंथ L/4 और इनटू में G, ठीक है। और इस प्रेशर को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, A/5 से, माइनस कर दोगे ऊपर का प्रेशर, क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स है, ऊपर वाला डाउनवर्ड फोर्स आएगा, ठीक है। वो होगा P1 इनटू में A/5। इसको आप इक्वेट करोगे किससे, mg से, और mg आप लिख सकते हो रो इनटू में जो भी हमें निकालना है इनटू में एरिया A/5 इनटू में इसका लेंथ, ठीक है। तो P1A5 तो कट जाएगा यहां से, तो यहां से भी जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो सेम निकल करके आएगा। तो बच्चों को लगता है कि दोनों ही मेथड ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन एक बार जेई ने यहाँ पर ये सवाल पूछा हुआ है, मैं जरूर आपको जो है इसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहूंगा। यहां से आंसर सेम आ जाता है, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना। यहाँ पर आपको आर्किमिडीज को जो है वो ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो जेई ने पूछा था, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। जेई ने एक बार ये वाला सवाल पूछा हुआ है, पता नहीं कब पूछा हुआ, 1992 या बहुत पुराना जो टाइम हो गया, कि ये आपका एक लिक्विड है, लिक्विड 1, ठीक है, डेंसिटी कुछ भी मान लो D मान लो, ठीक है, इसका 2D मान लो, और एक आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। तो जेई ने क्या पूछा हुआ है कि ये जो है, ये लिक्विड जो, इसको लिक्विड 1 बोल दो आप, ये लिक्विड 1 जो है, इसको लिक्विड 2 बोल देता हूं, लिक्विड 1 जो है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो अब अगर आप आर्किमिडीज के एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसका भी कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, तो ये भी एक फोर्स जो है वो लगाएगा। और कई बच्चे ये वाला आंसर कर देते हैं, रो इनटू में ये वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इनटू में G, ठीक है, लेकिन वो आंसर गलत होता है। इसमें आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि आप न्यूटन से अगर देखोगे तो लिक्विड इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा, ऐसा फोर्स लगाएगा, ऐसा फोर्स लगाएगा, ऐसा फोर्स लगाएगा, तो यहां पर जो है वो कोई भी फोर्स जो है ये वाला लिक्विड इसके ऊपर नहीं लगाने वाला, नेट, ठीक है, फोर्स तो लगा रहा है लेकिन नेट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आर्किमिडीज को आप ज्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है, हमेशा न्यूटन वाली हेल्प से निकालना, अगर उसका फिगर स्टैंडर्ड है। अगर फिगर आर्बिट्री कुछ ऐसा आ जाए फिर तो जाहिर सी बात है कोई तरीका नहीं है, अपन न्यूटन वाले तरीके से निकालेंगे, तब अपन आर्किमिडीज को यूज करते हैं, ठीक है। जेई बार बार ये धोखे जो है वो बच्चों को देती रहती है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, वो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। तो यहां पर भी आप देखोगे तो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर हमारा एयर है, ठीक है, तो इसको वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशन होती है कि ये पूरा पूरा जो है वो सेम ही लिक्विड से सबमर्ज्ड हो, ठीक है। यहाँ पे भी पानी होना चाहिए था आर्किमिडीज को वैलिड होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो एयर है, इसलिए हमारा आर्किमिडीज जो है वैलिड नहीं रहेगा। हमें क्या करना चाहिए, न्यूटन लॉ लगाना चाहिए। तो ऊपर का प्रेशर इनटू में एरिया, ठीक है, यहाँ का प्रेशर इनटू में एरिया, यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया, उससे क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए था। क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं सिर्फ डायग्राम ले लिया, ठीक है, आपको बताने के लिए कि जेई जो है वो कितनी बार इस वाली बात पे फंसाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर फिगर स्टैंडर्ड है तो यूज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टू कैलकुलेट बायएंड फोर्स, ठीक है। और अगर फिगर आर्बिट्री है तो जाहिर सी बात है आपको आर्किमिडीज के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये वाली गलती हो सकती है, ठीक है। बाकी और छोटे मोटे क्वेश्चन भी आर्किमिडीज बन सकते हैं जो मैंने नहीं लिए हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। जैसे कि अगर मैं एक हल्का सा एग्जांपल आपको बता ही दूं
कि एक लोहे का आपने जो है वो बोल ले लिया लेट से, ठीक है, उसका थिकनेस आपने ले लिया टी, ठीक है, और इसको एक लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है, मे बी रो पूछ सकता है, कुछ पूछ सकता है। वॉल्यूम जो है वो आपका दे देगा कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, लेट से मे बी पूरा ही वॉल्यूम सबमर्ज है जस्ट, ठीक है। तो पूछ लेगा कि बताओ रो कितना होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, mg को बैलेंस करना है किससे, बाइंड फोर्स से, ठीक है। तो FB से बस ख्याल रखना है यहाँ पर mg हम क्या लिखेंगे, mg में अब देखो क्योंकि ये होलो है, ठीक है, मैंने जो स्फीयर लिया यहाँ पर क्या लिया है, होलो लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो मास में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये वाला जो अंदर वाला वॉल्यूम है, मास में सिर्फ ये वाला वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कितना होगा, अगर इसका डेंसिटी मैंने ये होलो स्फीयर का रो माना है, तो रो इंटू में ये वाला वॉल्यूम कितना बनेगा बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर इंटू में t बनेगा, ठीक है। टी मैंने मान ली इसकी थिकनेस, जैसे टी बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, जैसे होता है ना अपन एलिमेंट लेते हैं होलो स्फीयर का, है ना, जैसे सॉलिड स्फीयर के अंदर एक होलो स्फीयर का एलिमेंट लेते हैं dr थिकनेस पर, तो वो एलिमेंटल वॉल्यूम कितना बनता है, 4 पाई r स्क्वायर dr बनता है। सिमिलरली ये कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है, इनटू में g। और बाइंड फोर्स में जो लिखेंगे तो वो पूरे का वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी वॉल्यूम इसका है उतना ही लिक्विड तुमने डिस्प्लेस किया, तो वो क्या लिखेंगे, जो भी लिक्विड है डेंसिटी लेट्स से मैंने d मान ली, तो d इनटू में वॉल्यूम जो है इस पूरे का, विच इज 4/3 पाई r क्यूब इनटू में g। तो यहां से उसने जो भी सवाल पूछा होगा वो हम आंसर कर सकते हैं। अगर बोले कि 60% वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पर इसको 60% से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि मास में जहां पर मास नहीं है, जहां पर लोहा ही नहीं है, वहां पर वो वॉल्यूम थोड़ी कंट्रीब्यूट करेगा मास के अंदर। तो मास के अंदर कौन सा वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करेगा, वही वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करेगा जहां पर मास रखा हुआ है, जो कि इस केस में कितना था, 4 पाई r स्क्वायर t था। लेकिन बाइंड फोर्स कौन सा होगा, जो पूरी शेप अंदर गई, जितना पानी, जितना वॉल्यूम इमर्ज हुआ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर एयर है या नहीं है, ठीक है, दोनों वाले केस में बाइंड फोर्स सेम आएगा। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों केस में जो है वो आपका बाइंड फोर्स जो है वो सेम निकल करके आएगा, ठीक है। लेकिन mg जो है वो दोनों केस में अलग होगा अगर आपने दोनों लोहे के लिए रखे, ठीक है। इसलिए जो आपका होलो स्फीयर है वो तैर जाता है क्योंकि उसकी इफेक्टिव डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सब लोग अवेयर हैं उस वाले कंसेप्ट से, कौन सी चीज कब फ्लोट करती है, कब फ्लोट करती है कौन सी चीज, वो तब फ्लोट करती है जब उसका डेंसिटी जो है जिसमें लिक्विड के अंदर वो सबमर्ज है उससे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इफेक्टिव डेंसिटी जो है वो इस पूरे पूरे होलो स्फीयर का कम बनता है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन से आपको जो है वो अवेयर रहना है, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करनी। और आपका अगर मैं सिंपल सा जेई मेंस के हिसाब से अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि एक आपने ऑब्जेक्ट रखी हुई है और आप उसको अंदर अगर डाल दो, है ना, जैसे सपोज करो मैं केस ले लेता हूं, इसी वाले केस में आपने एक सिंपल एक बकेट है, ठीक है, आप चाहो तो इसको घर पे कर भी सकते हो, ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है, मोस्ट ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, ठीक है। आपने एक कोई भी बोतल का ढक्कन ले लिया ऐसे करके, इसके अंदर सिक्के रख लिए, ठीक है, बहुत सारे सिक्के रख लिए, ठीक है। अब आपने सिक्के को अंदर डाल दिया, ठीक है। अब सिक्के को अगर अंदर डालोगे तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं वो कि लिक्विड लेवल जो है वो राइज करेगा या फॉल करेगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो जो बेसिक सा अपने को जो है वो इंस्टिंक्ट आता है वो कौवे वाला आता है कि कौवा जो है अगर पानी में पत्थर डाल रहा है तो पानी जो है ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो कौवा पहले ग्राउंड से डाल रहा था, यहाँ पे ग्राउंड से नहीं डाल रहा है, वो पत्थर आपके पहले ही फ्लोट कर रहे हैं और आपने फ्लोटिंग पत्थर को अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो लिक्विड लेवल आपका राइज करने बजाय फॉल कर जाता है। क्यों फॉल करता है, क्योंकि जब ये पत्थर आपके तैर रहे थे तो इनको जो बाइंड फोर्स है वो कितना मिल रहा था, mg के बराबर मिल रहा था, है ना। ये जो आपके पत्थर है इनको कितना मिल रहा था, बाइंड फोर्स mg के बराबर मिल रहा था। आपने अगर इनको पत्थर को अंदर डाल दिया तो ये डूब गए हैं, यानी कि बाइंड फोर्स मिला जरूर होगा लेकिन mg से कम मिला होगा, ठीक है, इसलिए तो डूब गए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले केस में बाइंड फोर्स ज्यादा था, क्योंकि पहले वाले केस में इसको भी उठा रखा था, सिक्कों को भी उठा रखा था, तो बाइंड फोर्स जो है वो दोनों के वेट के बराबर था। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो तैर रहा है बीकर तो हमारा, लेकिन सिक्के अंदर चले गए, तो सिक्कों पर जो बाइंड फोर्स है उनके वेट से कम हो गया, यानी सेकंड वाले केस में जो है हम देखेंगे तो बाइंड फोर्स कम जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो लिक्विड स्पेस कम है, इसलिए जो है वो लिक्विड पहले के मुकाबले हमें फॉल करता हुआ नजर आएगा। राइज तो करता है लेकिन पहले के मुकाबले वो हमें फॉल करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई चीज पहले तैर रही है और बाद में हमने उस चीज को जो है वो डुबो दिया है तो हमारा जो है वो लिक्विड लेवल फॉल कर जाता है क्योंकि बाइंड फोर्स डिक्रीज कर गया। अगर ऐसा होता है कि पहले भी तैर रहे हैं हम, अगर सपोज करो सिक्के हमारे जो है वो लोहे के ना करके लकड़ी के होते, ठीक है, तो फिर पहले भी तैर रहे थे बाद में भी तैर रहे थे, तो इसमें लिक्विड लेवल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। या फिर आगे देता है वो कि आइस को डाल दिया, तो आइस को डालोगे आप, आइस जो है पहले भी जो है वो फ्लोट कर रही थी और वाटर बन गई तब भी वो फ्लोट ही करेगी, है ना, क्योंकि वाटर अगर डेंसिटी सेम हो तब भी तो हम चीज को जस्ट फ्लोटिंग वाली कंडीशन में लेते हैं ना। तो अगर पहले भी तैर रही है और बाद में भी तैर रही है तो लिक्विड लेवल विल रिमेन सेम, अगर पहले तैर रही है बाद में डूब गई तो लिक्विड लेवल विल फॉल, ठीक है। ये दो आपके जो है वो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं बच्चों, इसके अंदर मिका से मैंने सारी जो न्यूएंसेस है उनको जो है वो कर लिया है, ठीक है, जहां जहां पॉसिबल है गलती होने की, ठीक है। अब आते हैं एक फोर्स वाले एंगल पर आते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ बायंसी भी बाद में जाएंगे, पहले इस वाले एंगल में बता देता हूं हल्का सा आपको, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि ये आपका जो है एक
कोई भी इस तरह का आपका शेप का दे दिया और पूछ ले यहाँ पर जो है इस लिक्विड के कारण कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, लिक्विड के कारण कितना फोर्स लगने वाला है इस एरिया पे निकालना अपने को। एक तरीका तो ये होगा कि आप जो है वो, क्योंकि प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो सिंपली प्रेशर इनटू में एरिया कर देते, बट यहाँ पर आपका प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो आप क्या करोगे बच्चों, किसी भी वाई डेप्थ पर आपको डीवाई लेकर के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। वाई हाइट पर डीवाई लेकर के इस पे निकालोगे फोर्स, फिर इंटीग्रेट करोगे, ऊपर से नीचे जो है वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि आपका प्रेशर जो है वो रो जी वाई होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, जब भी जो है कोई चीज जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट करती है डिस्टेंस के ऊपर, तो आंसर जो है वो सेंटर ऑफ मास वाला ही निकल करके आ जाता है ना। जैसे अपन टॉर्क में भी देखते हैं, टॉर्क क्या होता है, आर एम जी। तो जब एम जी का टॉर्क लगाते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन दोनों ही क्या बनती है, सेम बनती है। यहाँ पर अगर आप करोगे रो जी वाई और ये एरिया कितना बनेगा, लेट्स से इसकी मैंने डेप्थ मान ली डी, ठीक है, या डी मान लो या बी मान लो, बी इंटू में डी वाई, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो सेंटर ऑफ मास वाला आ जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों कि प्रेशर पूरे पे आप इंटीग्रेट मत करो, सिर्फ सेंटर ऑफ मास से प्रेशर निकाल करके आप जो है सिंपली एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसका हाइट h है तो मैं प्रेशर क्या बोलूंगा, अगर मैं एटमॉस्फेयर को 0 मान लूं फॉर टाइमिंग, तो क्या बोलूंगा, रो जी एच बाई 2 जो है वो कहां पर हो जाएगा, इसके सेंटर पर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इनटू में हम क्या कर देंगे, एरिया। तो यहां से हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, इस पे फोर्स निकल करके आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि रो जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, अगर रो वेरिएबल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्यों गड़बड़ हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमने जैसे बोला है कि अगर आपका जो ये प्रेशर है लीनियरली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर, इसीलिए सेंटर ऑफ मास वाला कैलकुलेशन बन जा रहा है। अगर आपने रो में भी वाई घुसा दिया तो वो होता है वाई स्क्वायर बन जाए, ठीक है, फिर वो सेंटर ऑफ मास वाला कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है। कई बार वो इस तरह के सवाल भी इसके अंदर पूछ लेता है, अगर मैं एक बार इस वाले पार्ट को इरेज कर लूं, ठीक है, तो वो भी आप आसानी से जो है वो डील कर पाओगे। तो अगर कोई ऐसा सवाल पूछ ले कि इस तरह का आपने दे रखा है, ठीक है, और इसमें लिक्विड है, ठीक है, और पूछ ले ये वाला जो सर्कुलर सा पार्ट है ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप इस वाले एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो यहां से जो फोर्स आएगा वो ऊपर से और यहां से आने वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहां से जो फोर्स आएगा वो तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि पूरे के लिए प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहां पे जो फोर्स आएगा आप यहां पर प्रेशर कैलकुलेट करके इसके सेंटर ऑफ मास पर इनटू में एरिया कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, और उन दोनों का वेक्टर एडिशन जो है वो यहां से फोर्स आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको यहां से नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी लेंदी हो जाएगी। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ऊपर से निकालो, साइड से निकालो, और उन दोनों को बैलेंस करेगा यहाँ वाला फोर्स। तो यहां से जो फोर्स आएगा वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है वो आसानी से डील कर पाएंगे। अगली इसमें जो बात है बच्चों वो है कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ बायनेंसी, ठीक है। अब अगर रोटेशन में जो है वो अगर कोई भी रोटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। मैं जाहिर सी बात है इसमें रोटेशन क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, वो तो आप रोटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो काफी डिटेल में। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि बाइंड फोर्स लगाना कहां है। जैसे एमजी कहां लगाते हैं टोक निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास में लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर बाइंड फोर्स का टोक निकालना हो तो हम कहां पर लगाते हैं, बाइंड फोर्स का टोक हम निकालते हैं सेंटर ऑफ बायनेंसी पे। अब सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या होता है, जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास। जैसे आप अगर रोड देखोगे तो रोड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सॉरी, अगर आप रोड देखोगे रोड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये वाला होगा, है ना, रोड के बीचों बीच, क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। लेकिन लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया इसने, लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, अगर हम दूसरा कलर सेलेक्ट कर पाए, प्रॉब्ली कर पाऊंगा मैं, तो लिक्विड आपने इसने इतना डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आया, यहां आया। तो बायनेंट फोर्स आपको किस पे लगाना है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाना है, ठीक है। इस पे नहीं लगाना है जो पूरा का सेंटर ऑफ मास है। तो ग्रेविटी कहां लगेगा, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। और सेंटर ऑफ बायनेंसी कहां लगेगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस है उसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। दोनों में फर्क है। इस वाली बात को अगर आप ख्याल रखोगे तो आपके रोटेशन के क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई। रोटेशन में क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो इसमें रोटेशन का यही होता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर आते हैं। इसमें बेसिकली दो ही चीजें हैं। एक तो आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं, ये मास कंजर्वेशन में बेस्ड है, ठीक है। A1V1 इज इक्वल टू A2V2। जितना वॉल्यूम अंदर आएगा पर सेकंड उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 आपका जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, जितना लिक्विड अंदर आ रहा है उतना लिक्विड बाहर जा रहा है, ठीक है। एक आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। सेकंड आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, बर्नौली इक्वेशन। वो कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप मेरे ख्याल से सारे अवेयर ही होंगे बर्नौली से, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो अवेयर नहीं होगा बर्नौली से, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप रिवाइज भी कर रहे हो तो आप बर्नौली से अवेयर ही होगे, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली 3 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को इक्वेट करता है एक से दूसरी जगह पर, ठीक है। एक हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। फॉर सिंपलिसिटी तुम बोल सकते हो प्रेशर एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। बस फर्क इतना ही है, मास की जगह रो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन कितनी लिखते हैं, mgh लिखते हैं,
यहाँ पे कितनी लिखेंगे, रो जी एच लिख देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और ये सिंपली हमने प्रेशर लिख दिया, ठीक है। ये हमारी सारी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है बेसिकली, ठीक है। तो किसी भी दो लोकेशन पर आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या है, तीन खिलाड़ी हैं, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। लेकिन नॉन जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका हमारा एनर्जी जो ओवरऑल क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो अगर ऊपर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, तो काइनेटिक और प्रेशर जो है वो डिक्रीज, उनमें से एक एटलीस्ट डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर अपन जो है वो क्वेश्चन लेते हैं, बर्नौली के ऊपर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू ही हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। जैसे पहला हो गया हमारा वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या काम आता है, आपका कोई भी एक वेसल है उसके अंदर जो है वो फ्लो रेट को या वेलोसिटी v1 या v2 किसी को भी निकालना, उसके लिए काम आता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर निकालने के लिए, ऐसे नहीं कि अपन ट्यूब को फोल्ड करके लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली अपन ऐसे करते हैं कि एक हमने ट्यूब ले लिया है, यहाँ से उसको जो है ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, जिसके कारण लिक्विड लेवल कुछ ना कुछ राइज कर गया, ठीक है। करना कुछ भी नहीं हमें, सॉरी, हमें करना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ तो इस वाले पॉइंट में क्या लगाएंगे, बर्नौली लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया, देखो जरा, तो इस वाले पॉइंट में, ये 1 वाले पॉइंट में, 2 वाले पॉइंट में हमने ये बर्नौली लगा दी, ठीक है। और फिर हम क्या करने वाले हैं, साथ में हमने लगा दिया कंटिन्यूटी का इक्वेशन। तो बर्नौली लगानी है यहाँ पर, साथ में कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। और यही प्रेशर में वेरिएशन अपन वर्टिकल से भी निकाल लेंगे, दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो v1 का ही आ जाएगा, v2 का ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस आंसर को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट इसके ऊपर फॉर्मूले बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, √2gh a1 a2 का स्क्वायर -1, और यहाँ पर √2gh 1 - a2 by a1 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना, कहां पर 1 माइनस है, कहां पर एरिया पहले, कहां पर एरिया बाद में, ठीक है। इन वाली बातों का ध्यान रखना। तो ये वेंचुरी मीटर है बच्चों, करना कुछ भी नहीं है, बर्नौली लगानी है, कंटिन्यूटी लगानी है, और हाइट से प्रेशर डिफरेंस को इक्वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर बर्नौली लगाओगे और साथ में कंटिन्यूटी लगाओगे तो प्रेशर में वेरिएशन आ जाएगा, उसी को आपको रिलेट कर देना है हाइट वाले प्रेशर वेरिएशन से, ठीक है, वेरिएशन से। तो आपका ये वेलोसिटी आसानी से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप फॉर्मूला रट के चले जाना, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए। आगे हम अगर देखें तो वेंचुरी मीटर का ही एक अलग शेप ये भी होता है, काम आपको इसमें भी सेम ही करना है, अलग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में बर्नौली लगाओगे, ठीक है, इन दोनों में अगर बर्नौली लगाओगे तो आपको यहाँ पर जो है, और कंटिन्यूटी लगाओगे तो प्रेशर में डिफरेंस मिलेगा, उसी को यहाँ से रिलेट कर देना, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर अगर ऐसी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है देख करके कि ये कैसी वेंचुरी मीटर आ गई, हमने तो दूसरी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो मोर और लेस सेम ही जो है वो कहानी रहती है। आपको यहाँ से बर्नौली कंटिन्यूटी लगा करके प्रेशर में डिफरेंस पाना है, और फिर आपको हाइट वाले डिफरेंस, हमने यहाँ पे मरकरी शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मरकरी हो, ठीक है, या कोई भी एक लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको हाइट से जो है प्रेशर डिफरेंस निकाल लेना। अगर आपके फ्लूइड कंसेप्ट ठीक है तो आप प्रोबब्ली हैंडल कर लोगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा गया स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। अगर हमारा लिक्विड है, बीकर वीकर में आपने सुराख उराख कर दिया, ठीक है, तो आपको यहां से यहां बर्नौली लगानी है, ठीक है। यहां से यहां आपने क्या लगाई, बर्नौली लगाई, ठीक है। इसमें हम अक्सर क्या मानते हैं कि बीकर का जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, मतलब उसका जो या विड्थ उसकी बहुत ज्यादा है, मतलब लिक्विड लेवल जो है फॉल नहीं कर रहा है। अक्सर अपन ये वाला केस मान करके करते हैं। अगर अपन ये वाला केस मान करें कि लिक्विड लेवल फॉल नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी अपन 0 मान के करें, तो हम इन दोनों पॉइंट में अगर लगाएंगे तो हमारी कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी ρgh है, प्रेशर p0 हो गया, वेलोसिटी हमने कितनी मान ली है, 0 मान ली है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे, क्योंकि लिक्विड बाहर आएगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, p0, और यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ रो वी स्क्वायर होगा। यहां से आप निकालोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, √2gh आएगा। अगर आप दोनों के एरिया दे दिए जाए, लेट्स से इसका एरिया a1 है, इसका एरिया a2 है, तो फिर आपको जो है यहाँ का वेलोसिटी नेग्लिजिबल नहीं मानना है, आपको यहाँ का वेलोसिटी भी कंसीडर करना पड़ेगा। उस सूरत हाल में आपका आंसर सेम ही निकल करके आ जाएगा जो वेंचुरी मीटर में निकल करके आया था, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला रिवाइज करने का और एक इंसेंटिव मिल गया, याद करने का एक और इंसेंटिव मिल गया है कि ये वाला सेम फॉर्मूला आपका वो जब बीकर से पानी निकलता है उस वाले में भी वेलोसिटी होता है, अगर दोनों के जो एरिया है वो कंपेरेबल है या लिक्विड लेवल अगर फॉल कर रहा है, ठीक है। आइडियल केस बच्चे याद रखते हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं उन दूसरे वाले केसेस से, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, वेलोसिटी √2gh कब है, जब ऊपर वाला लिक्विड मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव करेगा तो वेंचुरी मीटर वाला फॉर्मूला चिपका देना, ठीक है। अब आती है आगे बात, इसका रेंज क्या हुआ, जो लिक्विड यहां से बाहर आ रहा है इसका रेंज कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका, 2 ये वाला हाइट है ना, 2 अंडर ये वाला हाइट अपॉन में g, और वेलोसिटी कितना है √2gh। तो बिल्कुल कैसा केस बन गया है, एक प्रोजेक्टाइल वाला केस बन गया बेसिकली ना। अगर हम एक टावर से जो है एक हॉरिजॉन्टली किसी को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा जो सेम केस है वो यहाँ पर बन गया, ये उसका वेलोसिटी हो गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो रेंज इतना निकल करके आता है, रेंज मैक्सिमम होता है h/2 पे, ठीक है। बट रट के मत जाना, जो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आपने एक लिक्विड रख दिया किसी हाइट पर रख दिया, ठीक है, किसी एक डब्बे पे रख दिया ऐसे करके, मे बी ऐसे,
और यहाँ पर आपने जो है उसको एक होल क्रिएट कर दिया, तो लिक्विड ऐसे भी फॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बड़े स्पेशल केस के अंदर अपन बोल रहे हैं रेंज जो है वो h/2 पे मैक्सिमम होगी। यहाँ पे किसी और हाइट पर भी रेंज हमारी मैक्सिमम हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। रेंज को क्या करेंगे, x का फंक्शन बनाएंगे। हमेशा मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, फंक्शन ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप y हाइट ले लेना, ठीक है, उसका फंक्शन बनाओगे, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, और जहां भी हमारा जो है फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा जो है वो 0 हो जाएगा, वहां पर हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो जो पूछा है वही मिलेगा, मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम, मिनिमम पूछा तो मिनिमम, ठीक है। तो इसको ध्यान जरूर रखना, लेकिन रटना नहीं है, ठीक है। अगर रटोगे तो फिर मारे जाओगे, क्योंकि वो ऐसे सवाल आसानी से तुम्हें दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अगर ये h हाइट है तो वेलोसिटी होगी √2gh, और अगर ये इतना हाइट फॉल कर रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 ये वाला हाइट अपॉन में g लेना पड़ेगा अंडर रूट में, ठीक है। वहां से फंक्शन बनेगा, उसको डिफरेंशिएट करना, फिर तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनसे आपको अवेयर रहना है। आगे चलते हैं बच्चों, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, ठीक है। अब ये बड़ा स्टैंडर्ड है और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, तो बच्चे अक्सर इसका फॉर्मूला जाके जो है वो रट के जाते हैं, और मोस्टली एडवाइजेबल है कि रट ही लो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा मुश्किल तो है ऑल दो, ठीक है, लेकिन अगर तुम वहां पर सोल्व नहीं कर पाओगे तो रट ही लो, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे इसको ड्राइव किया। एक बात अगर ध्यान रखो, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, जितना वॉल्यूम बाहर आएगा यहाँ से, जितना वॉल्यूम हमारा यहाँ से बाहर आएगा उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। जितना वॉल्यूम बाहर आएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से हमारा नीचे की ओर डिक्रीज करेगा। तो कितना वॉल्यूम यहाँ से बाहर आएगा, वेलोसिटी कितनी है, √2gh, इनटू में यहाँ का एरिया स्मॉल है, ठीक है, और यही वॉल्यूम हमारा फॉल करेगा, ठीक है। लेट्स से हमने बोल दिया कि हमारा dy हाइट फॉल कर गया, ठीक है। dy हाइट अगर हमारा फॉल कर गया है तो हमारा कितना वॉल्यूम नीचे आ गया, a dy/dt, ये हमारा रेट ऑफ वॉल्यूम है, ये भी हमारा रेट ऑफ वॉल्यूम होगा। a dy वॉल्यूम बाहर आया dt टाइम के अंदर, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, सोल्व करोगे, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। इस आंसर में हमारा h हाइट क्या है, इनिशियल हाइट है, और h1 क्या है, बाद वाला हाइट है। अक्सर बच्चे एम्प्टी को जो है वो करने का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, और वहां पे आ जाता है कि h/2 हाइट के लिए जो है आपको कितना टाइम चाहिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट के फॉर्म में याद करना है, ना कि इनिशियल हाइट और 0 हाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो आप इस वाली बात को ध्यान रखना बच्चों, तो आप इंटीग्रेट करके इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आप फॉर्मूला रट सकते हो, बट फॉर्मूला शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल हाइट एंड फाइनल हाइट, ठीक है।